उस दिन बख्तरबंद आर्मर्ड नाइट्स की एक बड़ी रेजिमेंट कई बड़ी गाड़ियों को घेरते हुए लायनहार्ट सिटी में दाखिल हुई, जो इस वक्त पूरी तरह वीरान था। सबसे आगे एक सुनहरा रथ था, गोल्डन चैरियट था, और उसका सारथी कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन किंगडम का नाइट मार्शल गैलेंट था, जो अपने काले कवच में सजा था। शहर की घेराबंदी करो, उसकी तेज गंभीर आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। नाइट्स के एक छोटे समूह ने तुरंत हरकत में आकर लायनहार्ट सिटी के खाली गेट्स पर कब्जा कर लिया। इस छोटे समूह को छोड़कर मुख्य समूह लायन स्ट्रीट की ओर बढ़ता रहा। कई लोग दूर से इस नज़ारे को देख रहे थे। वे जानते थे कि आज सिल्वर टायरांट या शाही परिवार की किस्मत का फैसला होने वाला है, और जो भी जीतेगा वह पूरे ह्यूमन किंगडम का वास्तविक शासक यानी डी फैक्टो रूलर होगा। राजा यहाँ अपने निजी रॉयल नाइट्स और लाइट मार्शल के साथ थे, और कई उच्च स्तरीय नोबल्स भी अपने निजी गार्ड्स के साथ उनके पीछे थे। इस लाइनअप में 3 और लोग थे जिनका रुतबा बहुत ऊंचा था। स्टार मर्सनरी एजेंसी का मास्टर और सबसे मजबूत बी रैंक मर्सनरी लूप, सिल्वर टायरांट के आने से पहले। गनस्मिथ गिल्ड का चेहरा और इंटरमीडिएट गनस्मिथ इशाम। राजधानी की अपोथेकरी गिल्ड का लीडर और मिरेकल हैंड्स के नाम से मशहूर ब्लेक। सिर्फ ये 3 ही ह्यूमन किंगडम में तूफान लाने के लिए काफ़ी थे, लेकिन वे कभी एक साथ नहीं दिखे थे। अब न सिर्फ ब्लैक नाइट्स के सदस्य और एक नाइटमेयर नाइट मौजूद थे, बल्कि ह्यूमन किंगडम के मुख्य गिल्ड्स के सभी प्रतिनिधि राजा के साथ एक ही जगह पर थे। कोई नहीं जानता था कि सिल्वर टायरांट कैसे प्रतिक्रिया देगा या ये लोग आज क्या करने वाले हैं, लेकिन यह तय था कि आज इतिहास रचा जाएगा। जल्द ही मार्च करते हुए नाइट्स और गाड़ियां लायन स्ट्रीट में दाखिल हुईं और बिना रुके टायरांट मैंशन के पास पहुंच गईं। हवेली के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। टाइगर्स डेन के सभी मर्सनरीज बेहद चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक सेना आ रही है और अगर सिल्वर टायरांट नहीं झुका तो सबसे पहले वही मारे जाएंगे। वे सब सिल्वर टायरांट के डर में जी रहे थे, क्योंकि जब भी उन्होंने हवेली से भागने या चुपके से निकलने की कोशिश की, सिल्वर टायरांट ने रहस्यमयी तरीके से उन्हें मार डाला और उनकी लाशें सबको दिखाने के लिए छोड़ दी। इसलिए वे जानते थे कि एक ए रैंक एक्सपर्ट की नाक के नीचे से भागना नामुमकिन है। लेकिन अब पूरे किंगडम के एक्सपर्ट्स आ रहे थे, और वे और भी डरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि सिल्वर टायरांट का स्वभाव कैसा है। 80% संभावना थी कि वह समझौता करने के बजाय लड़ना शुरू कर देगा। इस वक्त लायन स्ट्रीट के सन्नाटे में भारी कदमों की आवाज़ें गूंजी और मर्सनरीज जान गए कि वे आ चुके हैं। तुम क्या कर रहे हो? चूंकि सेना यहाँ है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उसके पास हमारी परवाह करने का वक्त है? वह हरामखोर हमसे खनिकों की तरह काम करवा रहा है और बिना पलक झपकाए हमें मार रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वह सेना के हमले से बच पाएगा। वो बस अकेला है, एक छोटे कद के आदमी ने अपने साथी से फुसफुसा कर कहा, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वे पिछले 1 महीने से लगातार खुदाई कर रहे थे और सिर्फ 2 दिन पहले उन्हें छुट्टी मिली थी। अगर वे सी रैंक नहीं होते तो काम के बोझ और घुटन से मर जाते। फिर भी इसने उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला था और उनका सारा गर्व चकनाचूर हो चुका था। लेकिन उन्होंने अब भी पूरी तरह हार नहीं मानी थी और आज़ाद होना चाहते हैं। उन्हें बस एक छोटे से मौके की तलाश थी। अब जब मौका सामने था, अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो या तो वे मारे जाएंगे या इस आने वाली घटना में तोप का चारा बन जाएंगे। एक पल सोचने के बाद छोटे कद वाले आदमी के साथी ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। जैसे ही सेना अंदर घुसेगी, हम पूर्व की ओर से भाग निकलेंगे। सिर्फ ये 2 ही नहीं, बल्कि टाइगर्स डेन के लगभग सभी पुरुषों के यही विचार थे। जहाँ तक महिलाओं का सवाल था, वे हवेली में आराम से रह रही थीं और वे उन्हें कभी कभी मेड के रूप में काम करते हुए देखते थे, जो खनिकों की तरह काम करने से कहीं बेहतर था। उनकी वाइस कैप्टन एलिस के बारे में, वह पूरी तरह बदल चुकी थी और सिल्वर टायरांट के सामने झुक गई थी। या यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक दिखावा हो, जब तक कि उसे भागने या पीठ में छुरा घोंपने का मौका न मिले। चाहे जो भी हो, इस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने की सोच रहा था। इस वक्त मुख्य द्वार पर घोड़ों की टापों की आवाज़ें रुक गईं। सबने देखा कि एक सुनहरा रथ हवेली के सामने रुका है और काले कवच वाला गैलेंट हवेली को ठंडी नज़रों से देख रहा है। उसने अपना मुंह खोला और एक दमदार आवाज़ गूंजी, ह्यूमन किंगडम का राजा सिल्वर टायरांट से मैटिंग की मांग करता है। लेकिन वह अकेला नहीं था। दूसरी गाड़ी से आवाज़ आई, स्टार मर्सनरी एजेंसी सीनियर सिल्वर टायरांट से बैठक चाहती है। उसके बाद एक और आवाज़ आई, गनस्मिथ गिल्ड सीनियर सिल्वर टायरांट से बैठक चाहता है। और अंत में अपोथेकरी गिल्ड महामहिम की व्यवस्था से सहमत है। जल्द ही तीनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था से सहमति जता दी और किंगडम की ओर से सहमत होने के लिए सिर्फ राजा बचे थे। मंजूर किया, ग्रांटेड। सुनहरे रथ के अंदर से एक रौबदार आवाज़ आई, जिसमें अधिकार था, लेकिन उसमें इस्तीफे की भी झलक थी। हैरिसन के होंठ थोड़े मुड़े और उसने फिर से झुककर आदेश दिया, दरवाजे खोल दो। जल्द ही सुनहरे रथ के साथ 15 गाड़ियां टायरांट मैंशन में दाखिल हुईं। 15 में से 9 गाड़ियां गनस्मिथ गिल्ड की थीं, जबकि अन्य विभिन्न संगठनों और ड्यूक रैंक के लोगों की थीं। बाकी गाड़ियां नाइट्स के साथ बाहर इंतजार कर रही थीं। गैलेंट रथ से उतरा और सम्मानपूर्वक दरवाज़ा खोला। जल्द ही फिलिप थर्ड रथ से उतरा, जिसने राजा के चांदी के वस्त्र पहने थे, और उसके पीछे एक हैंडसम नौजवान था जो ह्यूमन किंगडम का क्राउन प्रिंस जूड था। पीछे से ड्यूक रायली थोड़े चिंतित चेहरे के साथ दिखाई दिए।
एक और ड्यूक अपनी गाड़ी से उतरे। वह राजा के सबसे छोटे भाई और ह्यूमन किंगडम के दूसरे ड्यूक ड्यूक नेथन थे। फिर 3 मर्सनरीज दिखाई दिए, 2 लंबे पुरुष और एक परिपक्व मैच्योर महिला। वे सभी बी रैंक थे। 2 बेसिक अपोथेकरी और 3 बेसिक गनस्मिथ गिल्ड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्य। देवियों और सज्जनों, कृपया मेरे पीछे आए, हैरिसन ने इशारा किया। वह बटलर सामान्य नहीं है, यह यात्रा हमारी सोच से ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, एक लंबे अधेड़ उम्र के मर्सनरी ने अपने साथियों से धीरे से कहा, और वे भी हैरिसन के पीछे हो लिए। जल्द ही वे सभी कई नजरों के नीचे हवेली में दाखिल हुए और गेट बंद हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे सिल्वर टायरांट के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अब हर कोई अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहा था। हैरिसन सबको मुख्य हॉल की तरफ ले गया, जहां बैठने का इंतजाम पहले से किया गया था। हालांकि किसी को भी सजावट या किसी और चीज की परवाह नहीं थी। सबका ध्यान उस लंबे सिल्वर बालों वाले आदमी पर था जिसका हुलिया शैतानी यानी डेविलिश था, और उसने काले कपड़े पहने थे। वो शांति से एक सिंहासन पर बैठा था और उन्हें भावहीन होकर देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि सिल्वर टायरांत था। उन सब ने उसके चित्र देखे थे और उसकी ताकत और अत्याचार की कहानियां सुनी थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो अफवाहों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। एलिस भी जेकब के पीछे खड़ी थी। उसके शानदार बर्फीले चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो वो थोड़ी लंबी हो गई थी और उसका रूप रंग ज्यादा परिपक्व यानी मैच्योर और मोहक लग रहा था। उसने आज अपना मेड आउटफिट नहीं पहना था, बल्कि एक खूबसूरत काली ड्रेस पहनी थी जो उसके आकर्षक फिगर को और उभार रही थी। यहाँ तक कि भावहीन फिलिप भी अपनी आंखों में थोड़ी हलचल लिए एलिस को 2 बार देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सबसे ज्यादा हैरान स्वाभाविक रूप से ड्यूक रायली था, एलिस का पिता। जासूसों की रिपोर्ट से पता चला था कि एलिस एक मेड की तरह काम कर रही है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी मेड या गुलाम नहीं लग रही थी। इसके विपरीत वो बता सकता था कि उसकी बेटी और भी खूबसूरत हो गई है और अपने पिछले रूप से ज्यादा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंट से भरी है। जहां तक गैलेंट सहित उन बी रैंक मर्सनरीज का सवाल था, वे ये नहीं बता पा रहे थे कि जेकब खतरनाक है या नहीं, क्योंकि उसके आसपास कोई खतरनाक वाइब नहीं थी। इसके उलट उन्हें जेकब के बगल में खड़ी उस मनमोहक महिला से खतरा महसूस हो रहा था। जेकब ने सबको देखा और उसका अपनी जगह से हिलने का कोई इरादा नहीं था। उसने भावहीन होकर कहा, सब लोग कृपया बैठ जाइए। उसकी भारी आवाज में अधिकार भरा था। कृपया। हैरिसन ने उन्हें सीट चुनने का इशारा किया। जेकब के सामने कुल 50 सीटें थीं। किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, यहाँ तक कि फिलिप ने भी नहीं, और वे सब अपने रुतबे के हिसाब से बैठ गए। ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग आगे बैठे थे, जबकि कम रुतबे वाले पीछे। जेकब ने सबको देखा और इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उसने फिर से पहल की। क्यों ना हम परिचय से शुरुआत करें। मैं आप सबसे अनजान हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ हर कोई मुझे जानता है। लेकिन एक मेज़बान के तौर पर मैं अपना परिचय ठीक से दूंगा। मैं जेकब स्टीव हूँ, या सिल्वर टायरांत, जो भी आप लोग पसंद करें। इसके बाद कोई नहीं हिचकिचाया और सबने अपना परिचय अच्छे से दिया, सिवाय फिलिप के। वो जेकब को भावनाहीन होकर देखते हुए चुप रहा। उसका परिचय गैलेंट ने दिया। जेकब ने बस सबके अभिवादन पर सिर हिलाया। हालांकि उसे 3 लोगों से कुछ बुरा इरादा भी महसूस हुआ, क्योंकि उसके तेज होश की वजह से वो खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। परिचय खत्म होने के बाद जेकब ने कहा, चूंकि शिष्टाचार हो गया है तो मुख्य विषय पर आते हैं। मुझे बातें घुमाना पसंद नहीं है, और मैं जानता हूं कि यहाँ हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए आया है। मैं भी शामिल हूँ। फिर उसने फिलिप की तरफ देखा, जो शुरू से नहीं बोला था, और शांति से कहा, क्यों ना हम राजा से शुरुआत करें। महामहिम क्या चाहते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सबने जेकब को देखा, जो पूरी तरह निडर लग रहा था। उसने शुरू से फिलिप के प्रति कोई सम्मान या इशारा नहीं दिखाया था, और ना ही फिलिप ने एक शब्द भी बोला था। किसी को नहीं पता था कि फिलिप जेकब से मिलने के लिए राजी क्यों हुआ। जो चाहे तो उसे मार सकता है और अपनी सेना में छिपा नहीं रह सकता है। हालांकि इस हॉल में 4 बी रैंकर्स मौजूद थे। उनमें से 3 की जेकब से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, और वे फिलिप की जान खतरे में होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। सिर्फ गैलेंट ही उसका ढाल था। लेकिन जब उन्होंने बटलर और जेकब के बगल में खड़ी उस मनमोहक महिला को देखा, तो वे जान गए कि जेकब यहाँ अकेला खतरा नहीं है। वो उससे भी ज्यादा रहस्यमयी और गहरा, अनफैदम्ड था, जितना उन्होंने सोचा था। वे जेकब से खतरा भी महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिसका मतलब था कि वो खतरा नहीं बल्कि साक्षात मृत्यु था, जिसे मापा या महसूस नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि वो दोनों ड्यूक्स भी अपना मुंह बंद रखे हुए थे और बस देख रहे थे। ड्यूक रायली ने भी अपनी जुबान पर लगाम लगा रखी थी, वरना वो सचमुच में जेकब से अपनी बेटी को गुलाम बनाने के बारे में पूछना चाहता था। गुलामी ह्यूमन किंगडम में कानूनी नहीं थी, कम से कम सतह पर तो नहीं। लेकिन ड्यूक रायली में अब वो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी, और वो ये भी नहीं बता सकता था कि उसकी बेटी सचमुच में गुलाम है या ये सब बस एक दिखावा है। लेकिन वो इस बार अपने भाई को आगे बढ़ने दे और पानी ना पे। किंग फिलिप आखिरकार जेकब की ठंडी नज़रों के नीचे बोला, चूंकि सर इतने सीधे हैं तो हमारे लिए भी ऐसा ना करना अशिष्टता होगी। जैसा सर ने कहा, मैं वाकई किसी चीज़ के लिए आया था,
और वो ये देखने के लिए आया था कि क्या आप एक सेना से लड़ने के लिए काफ़ी मजबूत है या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपको पालतू यानी टेम किया जा सकता है। हर कोई इस पल फिलिप को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पागल हो और वे उससे दूर होना चाहते थे। जेकब के सामने उन शब्दों को जोर से कहना बस पागलपन था। या तो वो अब जीना नहीं चाहता था या उसे यहाँ से जिंदा जाने का पूरा भरोसा था। फिलिप के इस खुले उकसावे ने दोनों ड्यूक्स को भी हक्का बक्का कर दिया। वो सामान्य रूप से ऐसा कभी नहीं करता। उन्होंने सोचा कि क्या जेकब से मिलने के बाद उसने लड़ने की इच्छा खो दी है और अब सबको अपने साथ ले डूबना चाहता है। गैलेंट भी ये सुनकर तनाव में आ गया और अनजाने में अपनी मांसपेशियां कस लीं। अगर जेकब ने हमला किया तो उसके पास भी कार्यवाही करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हैरिसन के भाव भी इस पल थोड़े खतरनाक हो गए, जबकि एलिस की आंखों में एक बेरहम चमक कौंध गई। लेकिन जेकब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। इसके विपरीत वो अचानक मजेदार तरीके से मुस्कुराया और बोला, तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या ये हासिल करना मुमकिन है? फिलिप ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, आप इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमन किंगडम में आपके जैसा कोई एक्सपर्ट होगा, इसीलिए मैं बिना किसी प्रतिरोध के सिंहासन आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ। फिलिप की घोषणा के बाद एक और चौंकाने वाला सन्नाटा छा गया। महामहिम, क्राउन प्रिंस जूड, गैलेंट और दोनों ड्यूक्स अचानक चिल्ला पड़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पागलपन था। फिलिप ने सिल्वर टायरांत को किंगडम का सिंहासन सौंपने के बारे में कुछ नहीं कहा था। हालांकि फिलिप ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया और मुस्कुराया। लेकिन भले ही मैं सिंहासन देने को तैयार हूं, आप इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये वो नहीं है जो आप चाहते हैं। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं? जेकब फिलिप को एक नई रोशनी में देखे बिना नहीं रह सका। तो ये ह्यूमन किंगडम का मौजूदा राजा है, हैं? सचमुच एक समझदार और बेरहम राक्षस। अगर किलर स्कल सोसाइटी शामिल नहीं होती तो वो किंगडम को किसी अप्रत्याशित दिशा में ले जा सकता था। ये फिलिप के बारे में उसका नजरिया था। वो सचमुच एक पॉलिटिशियन था और जानता था कि स्थितियों को कैसे पढ़ना है। जेकब ने जवाब दिया, बेशक मुझे आपका सिंहासन या किंगडम नहीं चाहिए, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हर कोई अनिश्चितता के साथ जेकब और फिलिप को देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। वे शब्दों के इस मनोवैज्ञानिक खेल में बराबरी पर थे, लेकिन फर्क ये था कि फिलिप अंत में हारने के लिए बाध्य था। जेकब ने जारी रखा, मैं आपके जाने से पहले एक सलाह दूंगा। ट्रोल्स के साथ युद्ध शुरू मत करना जब तक कि आप अपने लोगों का पूर्ण विनाश नहीं चाहते। मैं चाहे जो हो जाए हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं बस एक राहगीर हूं और मैं जब चाहूं ये जगह छोड़ दूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिलिप ने जेकब को गहराई से देखा और फिर भौहें सिकोड़ी। आप उस अचानक युद्ध के बारे में कुछ जानते हैं, है ना? अब वे सब जेकब को गंभीरता से देख रहे थे। ये पूरी तरह अप्रत्याशित था। जेकब बस हंसा और कुछ छिपाया नहीं। मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ और मेरा यकीन करें, अगर आप युद्ध शुरू करते हैं तो आप ट्रोल्स पर एहसान ही करेंगे। 3 महाशक्तियों के सदस्यों के साथ मेरी चर्चा भी इसी विषय से जुड़ी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो कोई 3 महाशक्तियों का सदस्य नहीं है उसे ये सुनना चाहिए। ये आपकी भलाई के लिए है। अब जब आपको अपना जवाब मिल गया है, आपको चले जाना चाहिए। मैं आपके किंगडम की राजनीति में दखल नहीं दूंगा और मुझे कोई राजशाही भी नहीं चाहिए। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद चला जाऊंगा। ये जगह मेरे लिए बस देहात जैसी है। राजसी परिवार के सदस्य जेकब के अस्पष्ट जवाब और उसके बात करने के तरीके से चकरा गए थे, जबकि 3 महाशक्तियों के सदस्य हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि जेकब के पास आने के पीछे सिर्फ उनका मकसद नहीं था, बल्कि जेकब के भी अपने मकसद थे और ये मकसद शायद उनके मकसद से भी बड़ा हो सकता है। फिलिप को ये स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा सकता था कि ट्रोल्स के साथ शुरू से ही कुछ गड़बड़ है और जेकब जानता था। लेकिन वो तब नहीं जाना चाहता था जब वो सच के इतना करीब था। लेकिन जेकब ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके लिए जानना खतरनाक होगा और साथ में एक सूक्ष्म चेतावनी भी दी थी। क्या नाइट मार्शल इस चर्चा का हिस्सा होंगे क्योंकि वे नाइटमेयर नाइट लीजन के सदस्य हैं? उसने पूछा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा 3 महाशक्तियाँ। बहुत अच्छा, मैं बाहर मार्शल का इंतजार करूंगा। फिलिप ने खड़े होने से पहले गैलेंट को एक अर्थपूर्ण नज़र दी। ड्यूक राइली ने एलिस की तरफ देखते हुए हिचकिचाहट दिखाई। जेकब ने इस वक्त ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों भी जाओ। ह्यूमन किंगडम के नोबल्स के साथ हुई बैठक के बाद, जिसमें जैकब का सिर्फ 10 मिनट का समय लगा, अब केवल 3 महाशक्तियों 3 हेजीमनीज के सदस्य ही बचे थे। जैकब ने एलिस और हैरिसन को भी बाहर भेज दिया, क्योंकि इससे हर कोई उस बात को लेकर ज़्यादा गंभीर हो जाता जो जैकब उन्हें बताने वाला था। उसने किंग फिलिप को भी ये सुनने नहीं दिया, जिससे स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान खिंचा। जैकब ने तीनों संगठनों के शीर्ष सदस्यों को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, शुरू करने से पहले क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप तीनों मुझसे एक साथ क्यों मिलना चाहते थे? मैं मर्सिनरी एजेंसी और गनस्मिथ गिल्ड को तो समझ सकता हूं, लेकिन अपोथेकेरी गिल्ड का क्या? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। जैकब ने उस सांवले चेहरे वाले आदमी को देखा, जो साधारण और शांत लग रहा था,
लेकिन असल में वो मिरेकल हैंड्स ब्लेक था, ह्यूमन किंगडम का टॉप अपोथेकरी। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका व्यवहार नोबल्स जैसा था। वो अपोथेकरी गिल्ड का वाइस लीडर डिलन था। ब्लेक ने फिलिप के साथ जैकब की बातचीत देखी थी और जानता था कि फिलिप से निपटना कितना मुश्किल है, लेकिन वो आदमी भी जैकब के सामने बेबस लग रहा था और हार मान गया। बहरहाल फिलिप को वो मिल गया जो वो चाहता था और अब उसे जैकब को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे बस ह्यूमन किंगडम पर अधिकार चाहिए था, और चूंकि जैकब को इसमें दिलचस्पी नहीं थी, उसके पास जैकब को दुश्मन बनाने की कोई वजह नहीं थी। जैसा कि जैकब ने कहा, ये जगह उसके लिए देहात या कंट्री साइड जैसी थी और वो वक्त आने पर चला जाएगा, और सबने उस पर विश्वास किया। ब्लेक विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, मैं ब्लेक हूँ। महामहिम, आप अफवाहों से कहीं ज़्यादा असाधारण है। मुझे भी बातें घुमाना पसंद नहीं है और नहीं मुझे आता है। मैं बस एक जन सेवक हूँ और यहाँ उसी मामले के लिए हूँ जो हमारे सर्वर की विविधता बढ़ाएगा। गनस्मिथ गिल्ड और स्टार मर्सिनरी एजेंसी के मेरे साथी सहयोगियों का भी शायद मेरे जैसा ही मकसद होगा। ब्लेक ने अचानक उस लंबे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा जो हैंडसम था और जिसने हल्का काला कवच पहना था। वो लूप था, मर्सिनरी एजेंसी का लीडर। और फिर इशाम, जो कांस्य त्वचा और सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। ब्लेक ने उनकी तरफ अर्थपूर्ण मुस्कान दी जिससे वे दोनों उसे घूरने लगे। इस खुलासे से जैकब को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और न ही गैलेंट को, जो चुपचाप देख रहा था। चूंकि लूप और इशाम ने ब्लेक के दावे का खंडन नहीं किया, उसने जारी रखा, महामहिम, बात यह है कि चूंकि आप इंसानों के बीच पहले ए रैंक मर्सिनरी हैं, ये पूरे मानव समाज के लिए कुछ असाधारण दर्शाता है। ओह, मैं सुन रहा हूँ। जैकब थोड़ा उत्सुक हुआ। ब्लेक ने सिर हिलाया और बोला, जैसा कि महामहिम ने अभी कहा, ये बस एक टैग है जिसे क्वालिटी के हिसाब से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। हमें अनकॉमन टाइटल तब दिया गया जब हम बुद्धिमान प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हुए। हालांकि उन बिना दिमाग वाले जानवरों के पास भी अनकॉमन टैग है, लेकिन एक बुद्धिमान प्रजाति के रूप में हमारे पास इसे बदलने का अधिकार है, बशर्ते हम कुछ शर्तें पूरी करें। इस समय लूप बोला, गिल्ड लीडर ब्लेक ने हमेशा की तरह कुछ ज़रूरी डिटेल छोड़ दी हैं। समझने में आसानी के लिए मैं उन्हें भर देता हूँ। ब्लेक ने बस लूप की तरफ देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। लूप भी ब्लेक को सारी लाइमलाइट नहीं ले जाने देगा और जल्दी से बोला, अनकॉमन स्पीशीज रैंक इंसानों को इस आधार पर दी गई थी कि हम केवल अनकॉमन रैंक्स में ही रह सकते हैं। ये रैंक पाने के लिए हमें अनुकूलन करने की अपनी क्षमता दिखानी पड़ी और ये साबित करना पड़ा कि हम इस रैंक के लायक हैं। लेकिन वो भी काफ़ी नहीं था, जब तक कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सके जिसके पास हमें ये रैंक देने की ताकत थी। 100 साल से भी ज़्यादा पहले, जब गॉब्लिन्स और ट्रोल्स हमारा मवेशियों की तरह शिकार करते थे और हम अभी भी ग्रामीण कबीलों में रहते थे, हमने अपना किंगडम खुद हासिल नहीं किया था, बल्कि किसी की मदद से, जो इत्तेफाक से वो शख्स था जिसके पास हमें अनकॉमन रैंक देने का अधिकार था। लूप ने रहस्यमय तरीके से कहा। जैकब की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लगता है मैं सही था कि इंसानों को अपर रीजन से किसी का संरक्षण प्राप्त है, वरना वो ट्रोल्स और गॉब्लिन्स उन्हें इतनी आसानी से अपना राज्य स्थापित नहीं करने देते और फिर उन्हें बढ़ने नहीं देते। इस समय गैलेंट ठंडे स्वर में बोला, जैकब को अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए, मुझे लगता है आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया है। जेकब ने गैलेंट को शांति से देखा और पूछा, तो आप लोगों के पास एक बैकर है, और अगर ट्रोल्स सचमुच इंसानों को खत्म करना चाहते तो आप लोग उस बैकर से संपर्क करते। क्या मैं सही हूं? गैलेंट ने कुछ छिपाया नहीं और सिर हिलाया। हाँ। लेकिन जेकब अचानक मुस्कुराया, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और हजारों लोगों को मरने दिया और अपनी राजधानी लगभग खो ही दी थी। मुझे अंदाजा लगाने दो, आप उस व्यक्ति से सिर्फ एक बार संपर्क कर सकते हैं और शायद वो मदद के लिए नहीं है। ये कॉल किसी और चीज़ के लिए है, और आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसका लेना देना रैंक बदलने से है। क्या मेरा अंदाज़ा सही है? गैलेंट और कमरे में मौजूद हर किसी की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि यही सच था। ये एक कोर सीक्रेट था जिसे सिर्फ इस कमरे में मौजूद उनके जैसे रसूख वाले लोग ही जान सकते थे। लेकिन जेकब ने छोटे सुरागों से इसका अंदाज़ा लगा लिया। उनके सामने खड़े इस आदमी का खतरा एक और लेवल ऊपर पहुंच गया। इशाम इस वक्त पहली बार बोला, महामहिम, सचमुच पूरे अनकॉमन रीजन में सबसे शक्तिशाली कहलाने के हकदार हैं। आपने लगभग पूरी सच्चाई और इंसानों के सबसे बड़े रहस्य का सही अंदाज़ा लगा लिया है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। संचार का ये तरीका वास्तव में हमारे लिए समय आने पर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए था। हमें ये भी यकीन नहीं था कि वो शुभचिंतक
इस संकट को हल करने में हमारी मदद करेगा या नहीं। सैकड़ों साल बीत चुके हैं और हो सकता है कि वो व्यक्ति अब जिंदा भी ना हो। इसीलिए हम लंबे समय से हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर आप आए और युद्ध रुक गया और हमें वो मौका बर्बाद नहीं करना पड़ा। लेकिन आपकी उपस्थिति ने न सिर्फ संकट को हल किया, बल्कि इसने हमारी रैंक को अनकॉमन से रेयर तक बढ़ाने की शर्तों में से एक को भी पूरा कर दिया। जेकब अब इन शर्तों के बारे में काफी उत्सुक था। बाकी शर्तें क्या है? लूप ने जवाब दिया, सबसे महत्वपूर्ण शर्त एक ए रैंक ताकत वाला व्यक्ति है जो हमारी ब्लड लाइन क्षमता को प्रमाणित करेगा। फिर हमें किसी भी पेशे में एक एडवांस लेवल की हस्ती चाहिए, या तो एक एडवांस्ड गन्समिथ या एक एडवांस्ड एपोथेकरी, और अंत में एक नाइटमेयर नाइट। एक बार जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो हमें बताया गया था कि हमें रेयर रीजन में एक सुरक्षित रास्ता और ज़मीन का एक टुकड़ा दिया जाएगा और हमारी प्रजाति भी रेयर प्रजाति में अपग्रेड हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन 3 महाशक्तियों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए हम यहाँ आपसे इन पर चर्चा करने आए थे, और राजा फिलिप भी इसके बारे में जानते थे। लेकिन आपकी ताकत परखने के बहाने वे यहाँ सेना लेकर आए, लेकिन लगता है कि हम महामहिम को कम आंक रहे थे। गैलेंट ने लूप को तीखी नज़रों से देखा जब उसने सुना कि ये डरपोक आदमी, जो पहले उसे देखते ही छिप जाता था, अब उसके सामने राजा की बुराई करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन वो जानता था कि जेकब के यहाँ होते हुए वो लूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और लूप भी ये जानता था। इसलिए वो बस नाटक करता रहा कि उसने कुछ नहीं सुना है। इशाम ने लूप के संतुष्ट भावों को नज़रअंदाज किया और ईमानदारी से जेकब को देखा। महामहिम, रिकॉर्ड से पता चलता है कि आप एक बेसिक गनस्मिथ भी हैं, लेकिन ड्रू ने कहा कि आपके पास एक एडवांस्ड गनस्मिथ का कौशल हो सकता है। इसका मतलब है कि सभी शर्तें पूरी हो सकती हैं और हम अपनी रैंक अपग्रेड करके इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। क्या महामहिम भी रेयर रीजन में नहीं जाना चाहते थे? इस तरह आप अपनी पूरी नस्ल को अपने साथ ले जा सकते हैं और अकेले होने से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि रेयर रीजन में संसाधन भी भरपूर हैं, और जिस प्रजाति के पास एक ए रैंक एक्सपर्ट होता है उसे उन लोगों की तुलना में कई फायदे मिलते हैं जिनके पास कोई नहीं है। भले ही आप शासक नहीं बनना चाहते, लेकिन जब तक आप हमारी रैंक अपग्रेड करने में मदद करते हैं, हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस अपार दया के लिए हमेशा आभारी रहेंगी। हर कोई उम्मीद भरी नज़रों से जेकब को देख रहा था। वे सब जेकब को इसके लिए मनाने आए थे, और उसके पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो कुछ खो नहीं रहा था। इसके विपरीत, एक बार जब वे रेयर रीजन में प्रवेश करेंगे तो उसके पास लाखों वफादार अनुयायी होंगे। ये अकेले रहने से कहीं बेहतर था। जेकब के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले, और उसने सबको थोड़े मजाकिया अंदाज में देखा और कहा, काश ये इतना आसान होता। क्योंकि तुम लोगों ने अपनी बात कह दी है, अब मुझे मेरी बात कहने दो। यही वजह थी कि मैंने नोबल्स को बाहर भेजा। सब लोग अनिश्चितता के साथ एक दूसरे को देखने लगे। वे एक पल के लिए भूल गए थे कि जेकब के पास भी उन्हें बताने के लिए कुछ था जिसके लिए नोबल्स की अनुपस्थिति जरूरी थी। गैलेंट ने भी जेकब को कुछ शक की नज़रों से देखा, क्योंकि जेकब जरा भी प्रभावित नहीं लग रहा था, जैसे ये कोई मामूली बात हो। जेकब ने इस वक्त ठंडे स्वर में कहा, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इस कमरे से कोई भी जानकारी लीक हुई तो मेरा यकीन करो, कोई जिंदा नहीं बचेगा, मैं भी नहीं, और हमें इसके बारे में बेहद गोपनीय रहना होगा। क्या ये साफ है? ये सुनकर सबने गंभीर चेहरों के साथ सिर हिलाया, यहाँ तक कि जेकब जैसा ए रैंक एक्सपर्ट भी डरा हुआ था। सबसे पहले मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ना चाहूँगा। अनकॉमन रीजन में मैं अकेला ए रैंक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि ट्रोल्स के पास भी एक है, और उनके पास मेरे आने से बहुत पहले से था। जेकब ने तथ्य की तरह कहा। ये कैसे संभव है? गैलेंट ने बिना हिचकिचाहट के खंडन किया। वो जानता था कि ये मजाक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ट्रोल्स के पास ए रैंक एक्सपर्ट होता तो वे जिंदा नहीं होते, और वे पीछे भी नहीं हटते, क्योंकि वे जेकब से बिल्कुल नहीं डरते। सबने यही सोचा। जेकब को इसकी उम्मीद थी, और उसने शांति से कहा, देखा, तुम लोग किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम लोग किलर स्कल सोसाइटी के बारे में जानते हो? फिर से सन्नाटा छा गया, और सबने जेकब को शक की नज़रों से देखा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। जेकब ने अफसोस से आह भरी, फिर भी तुम लोग रेयर रीजन में घुसने की सोचने की हिम्मत करते हो? कितना हास्यास्पद है। मैं चाहता हूं कि हर कोई हायर रीजन की शाखाओं से संपर्क करे, और अगर तुम नहीं कर सकते तो उस मौके का उपयोग उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए करो और उसे बताओ कि किलर स्कल सोसाइटी अनकॉमन रीजन में नरभक्षी योजना चला रही है। टायरेंट मेंशन का ग्रैंड हॉल, हवेली के बड़े हॉल में नोबल्स, जैकब और 3 महाशक्तियों 3 हेजेमनीज के सदस्यों के बीच चल रही बैठक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। आधा घंटा बीत चुका था। राजा फिलिप बिना किसी भाव के गहरी सोच में डूबे थे, जबकि ड्यूक रैली अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए वे भी कहीं चले गए थे। हैरिसन पश्चिम गलियारे की तरफ भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था, जो मीटिंग हॉल की तरफ जाता था।
वो इस जगह की पहरेदारी कर रहा था ताकि कोई जैकब को परेशान न कर सके। इस वक्त गलियारे से कदमों की आवाज़ आई और सबने उधर देखा। वे जानते थे कि बैठक खत्म हो गई है और फिलिप बहुत उत्सुक था कि जैकब ने अकेले में क्या बात की। फिलिप जानता था कि गैलेंट उससे कुछ नहीं छिपाएगा। वो वफादार था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। इसीलिए जब गैलेंट मीटिंग हॉल से निकला तो फिलिप को चिंता नहीं हुई। तभी गैलेंट के पीछे लूप, इशाम, ब्लेक और अन्य लोग दिखाई दिए। लेकिन सबको महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके चेहरे ऐसे सफ़ेद ऐशन पड़े थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। फिलिप ने जिज्ञासा से अपनी आंखें सिकोड़ी। वो सचमुच जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ जिससे इन तीन संगठनों के ऊंचे और अलग थलग रहने वाले सदस्यों ने अपना संयम खो दिया, जिसमें गैलेंट भी शामिल था, जो शायद ही कभी ऐसे भाव दिखाता था। लेकिन इससे पहले कि फिलिप कुछ पूछ पाता या कह पाता, गैलेंट ने पीले चेहरे के साथ कहा, हमें तुरंत निकलना चाहिए महामहिम। वी शुड ईव पोस्ट हेस्टिली योर मैजेस्टी। फिलिप ने गैलेंट को गहराई से देखा और फिर सिर हिलाया। चलो चलते हैं। फिर उसने हैरिसन की तरफ देखा और कहा, कृपया सर जैकब तक मेरा आभार पहुंचा दें कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और उनका महल में कभी भी स्वागत है। हैरिसन ने बिना कुछ कहे स्वीकृति में सिर झुकाया। लूप अपने दो वाइस लीडर्स के साथ और ब्लेक अपने वाइस लीडर के साथ भी रुकना नहीं चाहते थे और पीछे पीछे चल दिए। इशाम भी वैसा ही था, लेकिन वो सीधे नहीं गया। उसने एक हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और आदेश दिया, तुम 4 और लोगों के साथ यहीं रुकोगे और उपकरणों को महामहिम की पसंद के हिसाब से व्यवस्थित करोगे। मुझे जाना होगा, ये मामला बहुत गंभीर है और इसके बारे में फुसफुसाना भी मत, न ही दूसरों को पता चलने देना, क्योंकि अगर हमने जो सुना उसका एक कण भी सच हुआ तो हम सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और हम अपने दुश्मनों को सतर्क नहीं कर सकते। वो अधेड़ उम्र का आदमी वाइस गनस्मिथ गिल्ड लीडर किशॉन था। किशॉन अभी भी अविश्वास में, इनक्रेड्यूलस में था और जैकब की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बार जब वे ऊपरी क्षेत्रों से संपर्क करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं। अगर ये सचमुच सच हुआ तो उन्हें सिर्फ रेयर या रेयरर रीजन की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इस संकट से बचने के लिए उन्हें और भी मजबूत मदद की ज़रूरत होगी। किशॉन ने सिर हिलाया और जल्दी से इशाम की व्यवस्था से सहमत हो गया। हालांकि वे यहाँ जैकब से मिलने और एक गनस्मिथ के लिए अपने सबसे अच्छे उपकरण डिलीवर करने आए थे, लेकिन घटनाओं का ये मोड़ अप्रत्याशित था। इसीलिए इशाम को अभी जाना पड़ा, वरना वो जैकब की सद्भावना जीतने के लिए खुद वर्कशॉप सेट करने की योजना बना रहा था। ड्यूक राइली भी इस वक्त कुछ उदास चेहरे के साथ दिखाई दिए, जबकि एलिस उनके साथ नहीं थी। ड्यूक नेथन ने ड्यूक राइली को देखा और अफसोस से आह भरी। उसने अंदाज़ा लगाया था कि उसकी भतीजी अब पहले जैसी नहीं रही और अब उसे यकीन हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ड्यूक राइली की समस्या उन दिग्गजों की तुलना में बहुत छोटी थी। वो भी उत्सुक था कि जैकब ने ऐसा क्या खुलासा किया जिससे वे इतनी जल्दबाजी में है। इस वक्त बाहर मौजूद भीड़ इस बैठक के नतीजे का इंतजार कर रही थी, और जब हवेली का बंद दरवाज़ा खुला तो सबने उम्मीद के साथ अपनी सांसें रोक लीं, खासकर टाइगर्स डेन के वो गुलाम मर्सिनरीज। वे चाहते थे कि सिल्वर टायरेंट और ह्यूमन किंगडम के बीच झगड़ा हो जाए, जिससे बाहर खड़ी सेना हमला कर दे और उन्हें भागने का मौका मिल जाए। लेकिन सबकी हैरानी के लिए हर दिग्गज जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, बिना टायरेंट मेंशन पर हमला करने का कोई इरादा दिखाए। किंग फिलिप भी अपने रथ पर चढ़ गए और नाइट मार्शल गैलेंट ने गंभीर चेहरे के साथ लगाम संभाली और उसे निकास की तरफ बढ़ा दिया। गैलेंट ने इस वक्त अपना मुंह खोला, पीछे हटो, रिट्रीट मार्च। उसकी आवाज़ तेज़ और साफ थी। हवेली को घेरे हुए सभी नाइट्स इस आदेश से थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से आदेश का पालन किया और गाड़ियों को घेरते हुए पीछे हट गए। गाड़ियों में मौजूद अन्य नोबल्स भी इस पीछे हटने के आदेश से चकरा गए थे, क्योंकि वे सब जानते थे कि किंग फिलिप ऐसा व्यक्ति है जो अपनी स्थिति खतरे में होने पर ऐसे पीछे नहीं हटता। अब वे उत्सुक थे कि टायरेंट मैंशन में आखिर हुआ क्या था। अब हवेली में सिर्फ गनस्मिथ गिल्ड की गाड़ियां बची थीं, जबकि बाकी सब चले गए थे। किंग फिलिप ने गैलेंट को देखा और बोला, क्या हुआ? इस वक्त क्राउन प्रिंस जूड रथ में नहीं था, और ये फिलिप ने जानबूझकर किया था ताकि ये बातचीत कोई और न सुन सके। वो जानना चाहता था कि जैकब ने उनसे क्या चर्चा की और क्या वो अपग्रेडेशन प्रक्रिया के लिए इंसानों का चेहरा बनने को तैयार है। गैलेंट मुड़ा नहीं, लेकिन उसकी गंभीर आवाज़ आई जो सिर्फ फिलिप सुन सकता था। महामहिम, अगर उस आदमी जैकब ने जो कहा वो सच है तो हमारी ज़िंदगी शायद अब हमारी नहीं रही और हम एक भयानक अस्तित्व की नज़रों में बस मवेशी, लाइफ स्टॉक है। मुझे रेयर रीजन में लीजन से संपर्क करना होगा और जल्द से जल्द इसकी पुष्टि करनी होगी। अगर ये सच निकला तो हमें बस उस डिवाइस का उपयोग करके रिपोर्ट करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वे हमें बचाने के लिए काफ़ी मजबूत है, वरना मुझे नहीं लगता कि मानवता कभी आज़ाद हो पाएगी। फिलिप की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने गैलेंट का अस्पष्ट एम्बिगुअस जवाब सुना, और पहली बार उसका शांत चेहरा बिगड़ गया, कॉन्टॉर्टेड। वो जानता था कि गैलेंट कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेगा, जिसका मतलब था कि ये वास्तव में एक गंभीर समस्या है और ट्रोल्स और जैकब से कहीं बड़ी। उस आदमी ने आखिर क्या खुलासा किया? उसने सख्ती से पूछा।
गैलेंट ने अचानक दांत भींचे और 3 शब्द बोले और फिर चुप हो गया। किलर्स कल सोसाइटी। इस वक्त जैकब अभी भी अपने सिंहासन पर एक हल्की मुस्कान के साथ बैठा था, जैसे वो बहुत अच्छे मूड में हो। अचानक बंद दरवाज़ा खुला और एक ग्रेसफुल महिला अंदर आई, जो कोई और नहीं बल्कि एलिस थी। जैकब ने एलिस को देखा और भावहीन होकर कहा, तो तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ? उसे अभी भी याद था जब उसने एलिस से पूछा था कि क्या वो उसके लिए अपने पिता को मार सकती है। उसका जवाब बहुत ही निर्णायक था और जैकब की उम्मीद से बाहर था। उसने जवाब दिया था, मैं उन्हें नहीं मारूंगी, लेकिन अगर वे तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए तो मैं ऐसा करूंगी। हालांकि जैकब का सवाल एलिस की मानसिकता और ये परखने के लिए था कि वो ताकत या उसकी कृपा पाने के लिए किस हद तक जा सकती है। ये जवाब मिलने के बाद जैकब एलिस से संतुष्ट था और वो उसका प्यादा बनने के योग्य थी। एलिस कैटवॉक करते हुए जैकब की तरफ बढ़ी। उसके बर्फीले चेहरे पर एक मोहित करने वाली मुस्कान आ गई और उसने कहा, वो हमेशा की तरह स्वार्थी है और तुम्हारे बारे में जानकारी चाहते थे, लेकिन मैंने साफ कर दिया कि मैं अब उनका औजार नहीं हूँ और वे अब ऐसी बात नहीं करेंगे। इस जवाब ने जैकब को हैरान नहीं किया, क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। तो ये एक मामूली बात थी। तुम्हारी नई ताकत के बारे में क्या? तुम किंगडम के मार्शल को हराने में कितनी आश्वस्त हो? ये सुनकर एलिस को वो 2 काली बूंदें याद आ गईं जो जैकब ने उसे वो जवाब देने के बाद पिलाई थी। पहले तो उसे लगा कि जैकब उसे जहर दे रहा है, क्योंकि उसे उसका जवाब पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसने वो 2 काली बूंदें पी, उसे एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई और जल्द ही उसे अपनी ताकत में भारी बढ़ोतरी महसूस हुई। फिर जैकब ने एक अजीब डिवाइस निकाला जो उसकी ताकत माप सकता था। वो हैरान रह गई जब उसने सुना कि वो पहले ही बी रैंक बन चुकी है, और कुछ कसरत करने के बाद उसे पता चल गया कि जैकब मजाक नहीं कर रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया कि अगर जैकब चाहे तो उस रहस्यमयी काले लिक्विड के साथ उसे एक दिन में ए रैंक ताकत दिला सकता है। वो और भी हैरान और आश्वस्त तब हो गई जब जैकब ने हैरिसन को भी उसके जितनी ही ताकत दिला दी, जो अगले दिन एक एफ रैंक भी नहीं था। उसके सारे शक पूरी तरह गायब हो गए और वो जानती थी कि जैकब के पास कई राज है और उसकी क्षमता शायद सिर्फ ए रैंक तक ही सीमित नहीं है। अब वो जैकब को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। उसने सच सच जवाब दिया, मार्शल गैलेंट अभी भी ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि उनके पास सेना का विशाल अनुभव है और मैंने सुना है कि उन्होंने नाइटमेयर नाइट लीजन के प्रसिद्ध फाइटर मैनुअल का अभ्यास किया है। इसीलिए वे तीनों बी रैंक मर्सनरी लीडर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गैलेंट के लिए उसकी आवाज़ में सम्मान की झलक थी। जैकब ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी लगता था कि गैलेंट लगभग एक ए रैंक है और उसे बस थोड़े से धक्के की ज़रूरत है। अगर मैं उसे टाइटन टीयर्स की सिर्फ एक बूंद दे दूं तो वो ए रैंक एक्सपर्ट्स की श्रेणी में आ जाएगा, बिल्कुल एलिस की तरह, जो सी रैंक के पीक पर थी और सिर्फ 2 टाइटन टीयर्स बूंदों के सेवन के बाद आसानी से बी रैंक हासिल कर ली, जबकि हैरिसन को बी रैंक स्तर की ताकत हासिल करने के लिए 81 बूंदों की ज़रूरत पड़ी। जहाँ तक इस बात का सवाल था कि जैकब ने हैरिसन को क्यों चुना और उस पर इतनी टाइटन बूंदें खर्च करने को क्यों तैयार हुआ, ये अभी सिर्फ जैकब ही जानता था। लेकिन हैरिसन भी अब काफ़ी वफादार था और एलिस से फाइटिंग स्किल्स सीखना चाहता था, ताकि वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सके। जैकब ने एलिस को देखा, जो पहले से ही उसके सामने खड़ी थी, और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है और अगर तुम इसे पूरा करती हो तो तुम्हें काले लिक्विड की 10 और बूंदें मिलेंगी। ये सुनकर एलिस की आंखें खुशी से चमक उठी और बोल पड़ी, बताओ, मैं कुछ भी करूंगी। जैकब के होठ मुड़े और उसने कहा, और एट किंगडम की यात्रा करो और वहाँ कुछ भी अजीब होने पर नज़र रखो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ट्रोल्स शायद कुछ कर रहे हैं, और क्योंकि वे यहाँ से पीछे हट गए हैं तो अगली मुसीबत के लिए गॉब्लिन्स को निशाना बना सकते हैं। अगर वहाँ युद्ध शुरू हुआ तो मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि क्या वे गॉब्लिन्स का खून इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है और बिना किसी को सतर्क किए वापस आ जाना। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ मेरे जितना ही ताकतवर वजूद मौजूद हो सकता है, इसलिए पकड़े मत जाना, वरना तुम मर जाओगी। एलिस का चेहरा बदल गया जब उसने ये सुना कि आखिर इन युद्धों के साथ क्या हो रहा है और इतने शक्तिशाली लोग यहाँ क्यों प्रकट हो रहे हैं। वो किसी और की तरह ही इसके बारे में स्वाभाविक रूप से उत्सुक थी और जैकब को ज़्यादा पता लग रहा था। लेकिन जिस बात ने उसे सच में दहशत में डाल दिया वो ये थी कि जैकब जैसे और भी वजूद यहाँ शामिल थे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, और ये युद्ध कुछ सवालों के जवाब दे सकता है। अब तैयारी करो, जब भी तैयार हो निकल जाओ और अपने निशान छिपा लेना। तुम्हें मेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 साल में रिपोर्ट करना। जैकब ने सख्ती से आदेश दिया। एलिस ने कुछ नहीं कहा और गंभीर चेहरे के साथ चली गई।
वो जानती थी कि ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो जोखिम लेने को तैयार थी क्योंकि ये सिर्फ जासूसी के बारे में था और एक बार पूरा होने पर वो ए रैंक या उससे भी ऊंचा बनने के करीब होगी। जैकब ने एलिस को जाते देखा और उसकी आंखों में एक शातिर चमक कौंध गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये युद्ध और खून इकट्ठा करना उस म्यूटेंट से जुड़ा है जिसे मैंने उस जंगल और उस अंडरग्राउंड लैब में खोजा था। इंसानी खून में कुछ तो ऐसा है जो किलर स्कल सोसाइटी को यहाँ खींच लाया है और ये शायद दोबारा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या सिर्फ इंसान या अनकॉमन रीजन में किलर स्कल सोसाइटी की दिलचस्पी जगाई है। लेकिन मैं 80% श्योर हूँ कि ये सब उस म्यूटेंट और लैब से जुड़ा है। सटीक जवाब पाने के लिए मुझे बस उस म्यूटेंट की बॉडी ढूंढनी है। मैं जानता था कि वो कहाँ है और उनके पास उस पर कुछ रिसर्च डेटा भी था। एक बार ये साफ हो जाए और ह्यूमन किंगडम वैसा ही करे जैसा मैंने कहा, तो सब कुछ जगह पर सेट हो जाएगा। मैं बिना किसी की रडार में आए भारी मुनाफा कमाऊंगा और किसी को कभी पता नहीं चलेगा। मुझे सुरक्षित रहने और भविष्य की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए 3 महीने में कार्रवाई करनी होगी। अब जबकि पूल प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, मुझे कम से कम 1x फ्लूइड एक्सेलरेशन सीखना और कंट्रोल करना होगा। किंगडम की सेना के दौरे के बाद लायनहार्ट सिटी अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। चूंकि राजा और सिल्वर टायरेंट के बीच कोई विवाद सामने नहीं आया, कई लोगों ने सोचा कि वे दोनों किसी गुप्त समझौते पर पहुंच गए हैं, या शायद सिल्वर टायरेंट राजा के आगे झुक गया, या शायद उल्टा हुआ हो। बहरहाल नोबल्स ने किसी तरह की अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दोनों पक्ष मजबूत थे, खासकर राजा जिसका पूरे किंगडम पर प्रभाव था। जबकि सिल्वर टायरेंट लायनहार्ट सिटी में गैरिसन बनाए हुए था, बिना कोई हलचल दिखाए। गुलाम बनाए गए उन मर्सनरीज को भी अब छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ते थे। उनकी ड्यूटी बस हवेली की रखवाली करना था, जिससे उन्हें थोड़ी शांति मिली। गनस्मिथ्स भी 3 दिनों में जेकब की पर्सनल वर्कशॉप सेट करके वापस लौट गए थे। हालांकि जेकब कभी बाहर नहीं आया और ये सारे मामले हैरिसन ने संभाले, जो उसका भरोसेमंद बटलर था। हैरिसन की शख्सियत में भी बदलाव आया था। वो अब डरपोक से दबंग हो गया था। वो अब मर्सनरीज के साथ विनम्रता से पेश नहीं आता था और एक असली टायरेंट के बटलर की तरह व्यवहार करता था। जेकब एक लोहे के प्लेटफॉर्म पर ध्यान की मुद्रा में पालथी मारे बैठा था। उसका सिर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। अगर कोई दूसरे हिस्से को देखता तो उसे एक अंधेरी गहरी खाई दिखाई देती, जो शायद 500 मीटर गहरी थी। इस वक्त जेकब के चारों ओर एक हल्की धुंध बन रही थी और उसका शरीर उसे सोख रहा था। वो पिछले 2.5 घंटे से वाटर मेडिटेशन की स्थिति में था और पानी की ऑक्सीजन बिना किसी रुकावट के उसके शरीर में समा रही थी। हालांकि जेकब का पूरा ध्यान अपनी सांसों और धड़कन पर था। अपने नए पूल में वाटर मेडिटेशन शुरू करने के बाद, जो अब एक गहरे कुएं जैसा था, उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई और उसकी धड़कन लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जेकब सिर्फ वाटर मेडिटेशन की मदद से अपनी धड़कन नहीं बढ़ाना चाहता था। वो इसे अपनी मर्जी यानी एट विल कंट्रोल करना चाहता था, ताकि वो बिना किसी माध्यम के 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश कर सके। 3 हफ्तों तक दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार उसे नतीजा मिला। अब वो बिना वाटर मेडिटेशन के अपनी हार्ट रेट को 8 बीट्स प्रति सेकंड तक बढ़ा या घटा सकता था। हालांकि इसे घटाने के लिए जेकब को ध्यान की मुद्रा में बैठना पड़ता था। वो चलते फिरते या काम करते हुए इसे घटा नहीं सकता था। फिर भी ये एक बहुत बड़ी प्रगति थी, क्योंकि इससे एक्सेलरेशन स्थिति में उसकी हार्ट रेट के बेकाबू होने की संभावना कम हो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फ्लूइड एक्सेलरेशन से बाहर कैसे निकले, ताकि शुरू होने के बाद वो मरे नहीं। आज जेकब आखिरकार अपनी 9 बीट्स प्रति सेकंड को कंट्रोल कर सकता था और पहली बार 1x फ्लूइड एक्सेलरेशन में प्रवेश करने के लिए तैयार था। जैसे जैसे ज्यादा ऑक्सीजन उसके शरीर में जा रही थी, उसकी धड़कन बढ़ती गई और खून को तेज रफ्तार से पंप करने लगी। अगर ये कोई सामान्य इंसान होता तो उसका दिल फट जाता, लेकिन सिर्फ जेकब ही बिना किसी चिंता के भावहीन रह सकता था। इसने जेकब को वाटर मेडिटेशन का एक नया पहलू भी दिखाया। इस तकनीक के अंत तक पहुंचने के लिए एक बेहद मजबूत शरीर की जरूरत थी, और लंबी उम्र का संबंध शरीर द्वारा सोखी गई ऑक्सीजन से था। हालांकि उसे ठीक नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन शरीर में क्या बदलाव ला रही है, लेकिन ये हानिकारक नहीं थी और उसे ध्यान अवस्था से बाहर आने के बाद ऊर्जावान महसूस होता था और पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इस वक्त जेकब की बंद आंखें झटके से खुलीं और आसपास का पानी थोड़ा लहराया। उसकी धड़कन आखिरकार 10 बीट्स प्रति सेकंड पर थी और वो अपने शरीर पर अजीब असर महसूस कर सकता था। वो बहुत ज्यादा जोश में था। अचानक उसे अपनी नसों में खून पागलपन भरी रफ्तार से दौड़ता हुआ महसूस हुआ और उसकी धड़कन और तेज होने लगी। बिना 1 सेकंड बर्बाद किए जेकब खड़ा हो गया, वाटर मेडिटेशन का प्रभाव तोड़ते हुए पूल से बाहर निकला और जल्दी से फिर से ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसका पसीना पानी की बूंदों के साथ टपक रहा था
और 10 सेकंड के भीतर उसकी हार्ट रेट 13 बीपीएस पर पहुंच गई थी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि अगर वो इसे कंट्रोल करना नहीं जानता तो ये एबिलिटी कितनी खतरनाक है। उसने जल्दी से खुद को शांत किया, लेकिन खून का बहाव इसे बहुत मुश्किल बना रहा था। लेकिन जेकब के पास 3 हफ्तों का अनुभव था, इसलिए वो पैनिक नहीं हुआ। और तो और उसे महसूस हुआ कि 20G प्रेशर के नीचे ना होने की वजह से उसकी हार्ट रेट 13 बीपीएस से ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। 10 मिनट बिताने के बाद आखिरकार हार्ट रेट कम होने लगी, लेकिन जेकब पसीने से लथपथ था और उसका शरीर थोड़ा दुबला लग रहा था। 15 मिनट और बीतने के बाद हार्ट रेट आखिरकार 10 बीपीएस से नीचे आई और धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। जेकब का चेहरा अब पीला पड़ गया था जब उसने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अभी भी डर था। सिर्फ 13 बीपीएस से नॉर्मल आने के लिए मैंने इतनी सारी ऊर्जा जला दी। अगर मैं लड़ाई कर रहा होता और मैंने अपने विरोधी को खत्म नहीं किया होता तो मैं अपने ही दिल के हाथों मारा जाता। जेकब को अचानक लगा कि विशालकाय होना बुरी बात नहीं है, या फिर उसे अपनी खत्म हुई ऊर्जा को फिर से भरने के लिए टाइटन टीयर्स या ऐसे ही किसी पोषण की ज़रूरत है। खैर, उसके पास अभी भी टाइटन टीयर्स का एक बड़ा जार था और वो फ्लूइड एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ खर्च कर सकता था। एक बार जब उसे इस पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा तो वो बिना ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद किए अपनी मर्जी से 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश और बाहर निकल सकेगा। लेकिन एक बात साफ थी, टाइटन टीयर्स हायर लेवल के फ्लूइड एक्सेलरेशन को सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला था, और इसने इस अमृत को जेकब के दिल में और भी कीमती बना दिया। एक टाइटन टीयर की बूंद से अपनी ऊर्जा भरने के बाद इस बार उसने बिना वाटर मेडिटेशन की मदद से 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश करने की कोशिश की। इसी तरह 30 दिन और बीत गए। जेकब ने हवेली या अनकॉमन रीजन में क्या हो रहा है इसकी परवाह किए बिना पूल क्षेत्र से बाहर कदम नहीं रखा। इस दिन जेकब आखिरकार पूल क्षेत्र से बाहर निकला। वो पीला और दुबला लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शांति और जोश भरा था। इस बार वो बेसमेंट में अपनी नई वर्कशॉप की तरफ बढ़ा और टाइटन स्नाइपर और नई गोलियों को अपग्रेड करने पर काम शुरू कर दिया। ज़ोडिएक प्लेन्स में कहीं एक धुंधले कमरे में एक काले सींग वाला वजूद एक धुंधले प्रोजेक्शन के सामने घुटने टेके हुए था। इस वक्त एक बूढ़ी आवाज गूंजी, मैं तुमसे एक जरूरी मामले के लिए संपर्क कर रहा हूं, जिसे सिर्फ तुम लोग ही संभाल सकते हो। जाहिर कारणों से हम इस जगह के मामलों में शामिल नहीं हो सकते। घुटने टेके हुए वजूद ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ध्यान से सुनता रहा। कुछ लोगों को आउटर कॉमन प्लेन भेजो। किलर स्कल सोसाइटी वहां कुछ कर रही है और उनका निशाना इत्तेफाक से हमारी ब्रांच है, तो ये बात साफ कर दो। साथ ही हमारी ब्रांच को बिना किसी को भनक लगे सेंट्रल कॉमन प्लेन्स में हमारी दूसरी ब्रांच के साथ शिफ्ट कर दो। ये वाली उस वाली से ज़्यादा होनहार लग रही थी, और एक बार जब उन्हें स्टार नेटवर्क की मदद मिल जाएगी तो उनमें कॉमन प्लेन्स पार करने की क्षमता हो सकती है। सुनिश्चित करो कि किसी को हमारे साथ कोई कनेक्शन न मिले, और जहां तक सेंट्रल प्लेन्स की ब्रांच का सवाल है, उनसे कहो कि इस ब्रांच का अपने लोगों की तरह ख्याल रखें। बस एहतियात के तौर पर पूरे आउटर कॉमन प्लेन्स को साफ कर दो, जिसमें वहां की डार्क सिटी भी शामिल है, और सारा इल्ज़ाम किलर स्कल सोसाइटी पर डाल दो। चूंकि उन्होंने हमारे लोगों को छूने की हिम्मत की है तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। काले सींग वाले वजूद ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं व्यक्तिगत रूप से हर चीज का इंतजाम करूंगा। अनकॉमन और रेयर रीजन के बीच की सीमा नदी पर एक छोटा काला जहाज बिना पाल के पानी के बहाव और हवा के विपरीत चल रहा था। जहाज अनकॉमन रीजन की जमीन पर रुका और 3 नकाबपोश आकृतियां उतरी। 2 मीटर से ज्यादा लंबे थे, जबकि एक सिर्फ 2 फीट लंबा था, और अपने पके हुए हरे हाथ में, जिसमें सिर्फ 3 नुकीली उंगलियां और लंबे नाखून थे, एक छोटी सफेद बीन पोल पकड़े चल रहा था। ठीक है कीड़ों, चूंकि हमें अपना लक्ष्य चिन्हित क्षेत्र में नहीं मिला तो वो अभी भी यहीं कहीं छिपा होना चाहिए। हम उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बट जाएंगे और धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ेंगे, जो हमारी आखिरी मंजिल है। वो कीड़ा छिपा नहीं रह पाएगा अगर वो अभी भी नदी के इस पार है। अगर कोई संदिग्ध मिले तो उसे मार दो। हम डार्क सिटी को भी खारिज नहीं कर सकते। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके चेक करो कि कौन पिछले 6 महीनों में आया या गया है, और फिर उन सबको मार डालो। कीड़े A9999 को हमारे आने की खबर दो और उससे कहो कि नरभक्षी योजना प्राथमिकता है। वो इस छोटे कीड़े को हम पर छोड़ सकती है। हम उस क्षेत्र को स्कैन करने के लिए 8 या 10 महीनों में वहां होंगे। छोटे कद वाले व्यक्ति ने अपनी ठंडी, कर्कश और अधिकार भरी आवाज में कहा। वो साफ तौर पर उन सब में इंचार्ज था। इस वक्त जेकब भावहीन चेहरे के साथ बैठा था, जबकि हैरिसन उन घटनाओं की रिपोर्ट दे रहा था जो जेकब की अनुपस्थिति में हुई थी। किंग फिलिप और बाकी लोगों के आने के बाद से 5 महीने बीत गए थे,
और कुछ छोटी मोटी चीज़ों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। युद्ध खत्म होने के बाद अनकॉमन रीजन में शांति लौट आई थी, लेकिन जेकब जानता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आधा महीने पहले एलिस ऑरेट किंगडम से लौटी थी और उसने कुछ अप्रत्याशित रिपोर्ट दी थी। उसने जेकब को बताया कि 3 महीने पहले ऑरेट किंगडम में कुछ अजीब ह्यूमनॉइड बीस्ट्स दिखाई दिए थे और वो गॉब्लिन्स को मार रहे थे और भारी मात्रा में खा रहे थे। और तो और इन अजीब बीस्ट्स को मारना लगभग नामुमकिन था और हर बार मारने और खाने के बाद वो और भी ज़्यादा मजबूत होकर वापस आते थे। इस वक्त आधा गॉब्लिन किंगडम इन खूंखार बीस्ट्स द्वारा मारा जा चुका था और वो उनके सामने काफ़ी बेबस लग रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये बीस्ट्स ऑरेट किंगडम में ही रहे और अर्थन किंगडम की दिशा में नहीं बढ़े, जैसे उन्हें गॉब्लिन्स से कोई दुश्मनी हो और वो उन सबको मारना चाहते हों। इतना ही नहीं, ट्रोल्स चुपचाप देख रहे थे और सदियों पुराने दोस्ताना रिश्ते के बावजूद मदद की किसी भी गुहार को नज़रअंदाज कर रहे थे। अगर एलिस के पास बी रैंक ताकत न होती तो शायद वो वापस नहीं लौट पाती और लौटते वक्त उन बीस्ट्स या ट्रोल्स के द्वारा पकड़ ली जाती। जब जेकब ने ये सुना तो वो स्वाभाविक रूप से चौंक गया। फिर उसे म्यूटेंट का ख्याल आया। उसे यकीन था कि खून इकट्ठा करने का म्यूटेंट निर्माण से कुछ न कुछ लेना देना है। हालांकि वो इससे ज़रा भी नाराज़ नहीं था। इसके विपरीत वो रोमांचित था, क्योंकि अगर वो म्यूटेंट पिछले वाले जैसे थे तो वो उनका दिल और खून इकट्ठा करके अपनी ताकत फिर बढ़ा सकता था। जेकब को लगा कि उसका यहाँ रुकने का फैसला सही था। हालांकि म्यूटेंट्स का आना एक सरप्राइज था, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। इससे जेकब का मन हुआ कि वो वहाँ जाए और उन म्यूटेंट्स का शिकार शुरू करे, लेकिन वो जानता था कि वो इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता और जो वो वास्तव में चाहता था उसके सामने ये बस एक छोटा सा फायदा था। फिर उसने एलिस को 10 बूंद टाइटन टीयर्स दी, क्योंकि वो अभी भी काम की थी, और उसे एक और गुप्त मिशन पर भेज दिया। हालांकि वो उत्सुक थी कि जेकब को कैसे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया और टाइटन टीयर्स लेने के बाद खुशी खुशी चली गई। जहां तक सवाल था कि क्या वो ए रैंक हासिल कर पाएगी, ये सिर्फ वही जानती थी। हैरिसन को ये नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि एलिस को जेकब ने किसी मिशन पर भेजा है। वो भी अपनी कीमत साबित करना चाहता था, इसलिए उसने जेकब के जाने के बाद कड़ी मेहनत की और कॉम्बैट सीखा और कोई भी जानकारी जो जेकब को दिलचस्प लगे इकट्ठी की। आज जेकब आखिरकार बाहर आया और वो अपनी रिपोर्ट देने जल्दी से प्रकट हुआ, लेकिन जेकब को इन रिपोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी। ठीक है, इतना काफ़ी है। उसने उसे रोका और हैरिसन को गहराई से देखा। मैंने सुना है कि कुछ मर्सनरीज कानाफूसी कर रहे थे कि तुमने अभ्यास के दौरान 3 मर्सनरीज को मार दिया। हैरिसन की आंखें फैल गई और उसका दिल कांपने लगा। उसने जल्दी से घुटने टेके और गिड़गिड़ाया, माय लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं थी, ये बस एक दुर्घटना थी और वो लोग ही मुझसे स्पारिंग करना चाहते थे। जेकब के होंठ मुड़े और उसने मजाक उड़ाया, झूठ बोल रहे हो? हाँ, खैर कोई बात नहीं, वैसे भी खर्च करने योग्य थे। अगर तुम उन सब को भी मार डालो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम और भी ला सकते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम दूसरे बी रैंक मर्सनरीज के खिलाफ जीतने में कितने आत्मविश्वास हो। हैरिसन के माथे पर पसीना आ गया जब जेकब ने उसके झूठ को पकड़ लिया, लेकिन परवाह नहीं की, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसने जल्दी से पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं अब उन्हें कुचल सकता हूं माय लॉर्ड, बस अपना हुक्म दीजिए। जेकब ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, टाइगर्स डेन के दूसरे वाइस लीडर शूटर को अंदर भेजो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम तैयारी करो, हम आज रात एक मिशन पर निकल रहे हैं और मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हें इनाम में और काला लिक्विड मिलेगा। हैरिसन एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने खुद को साबित करने का मौका देने के लिए जेकब का शुक्रिया अदा किया और शूटर को लेने चला गया। जेकब को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक पतला अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखों में डर था, कमरे में दाखिल हुआ और हैरिसन मिशन की तैयारी के लिए चला गया। जेकब ने उस पतले आदमी को देखा जिसके हुलिये से ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत मार खाई हो। उसने कहा, क्या तुम्हें आज़ादी चाहिए? शूटर की बेजान आंखों में अचानक उम्मीद की किरण जगी और उसने आखिरकार जेकब को देखा जिसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और घुटनों पर गिर गया। मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ, आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद माय लॉर्ड। उसने हाँ कहने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि ये जेकब की चाल है, ये देखने के लिए कि क्या उसके मन में अभी भी विद्रोह का कोई विचार है। और तो और वो पिछले कुछ दिनों से हैरिसन की मार का शिकार बना हुआ था और उसे आखिरकार लगा कि खनन करना हैरिसन से स्पारिंग करने से कहीं आसान था, जो एक सैडिस्ट था और उन्हें तड़पाना पसंद करता था। वे सभी सोचते थे कि ये जेकब ही था जिसने हैरिसन को उसकी जगह उन्हें सबक सिखाने का आदेश दिया था। जेकब ने कांपते हुए शूटर को बिना किसी भाव के देखा और ठंडे स्वर में कहा,
मैं आज रात ये हवेली छोड़ने वाला हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा, तो तुम लोग स्वाभाविक रूप से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 2 साल तक मेरे होने का नाटक करो। तुम सिल्वर टायरेंट के नाम से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 2 साल तक तुम ये पहचान नहीं छोड़ सकते। क्या ख्याल है? शूटर फिर से लड़खड़ा गया जब उसने ये सुना और कांपती आवाज़ में पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्यों? जेकब हंसा। मेरा लक्ष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना नहीं था, और जब समय सही होता मैं चला जाता, बिल्कुल अभी की तरह। लेकिन मेरा अचानक गायब होना शायद अच्छी बात न हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई सिल्वर टायरेंट के रूप में मेरी पहचान ले ले। चूंकि हैरिसन मेरे साथ जा रहा है, तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास उन मर्सिनरीज को संभालने की ताकत और क्षमता है, और वे तुम्हें अस्वीकार भी नहीं करेंगे। जब तक तुम अच्छे से खेलोगे, तुम हमेशा के लिए सिल्वर टायरेंट रहोगे, यहाँ उन सभी खूबसूरतियों के साथ आराम से रहोगे और नोबल्स से नजराने भी ले सकते हो जो सिल्वर टायरेंट के साथ करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं। जेकब ने हैरान शूटर को देखा और ललचाने वाले अंदाज में फिर से पूछा, तो क्या तुम सिल्वर टायरेंट बनना चाहते हो? कुछ दिनों बाद अर्थन किंगडम के निषिद्ध वन यानी फॉरबिडन फॉरेस्ट की गहराई में एक नई बनी पत्थर की इमारत से काला धुआं निकल रहा था। इस इमारत के अंदर एक कमरे में स्कल नंबर 8-10,000 बैठा था और कुछ हॉब ट्रोल्स को अलग अलग उपकरण चलाते हुए देख रहा था। उसने अपनी नज़रें पत्थर की मेज पर घुमाई। वहां एक 10 लीटर का कांच का जार था जो पिच ब्लैक लिक्विड से आधे से ज्यादा भरा हुआ था। उसकी आंखों में अनिश्चितता की चमक थी। इस टाइटन टीयर्स अमृत का उन म्यूटेंट्स पर सचमुच जादुई असर हुआ। आधे लीटर से ही वे कॉमन टीयर 8 तक पहुंच सकते हैं। A9999 के अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो वे कॉमन टीयर 9 तक भी पहुंच सकते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक कॉमन ग्रेड टाइटन टीयर्स का असर है। अभी इंटरमीडिएट कॉमन ग्रेड टाइटन टीयर्स फॉर्मूला बाकी है, जिसके लिए इंटरमीडिएट ग्रेड टाइटन आयरन और अन्य सहायक सामग्रियों की जरूरत है। वो अमृत शायद एक कॉमन टीयर 9 प्रजाति को पीक कॉमन टीयर 12 प्रजाति बनाने के लिए काफी हो सकता है। अगर उस हरामखोर फेसलेस एंशंट के पास सचमुच इस अमृत का एडवांस वर्जन है, तो ये शायद किसी को रेयर रैंक में घुसने में मदद कर सकता है। सिर्फ ये सोचकर ही उसकी आंखों में लालच उभर आया। टाइटन टीयर्स का असर किलर स्कल सोसाइटी के उच्च अधिकारियों के बीच अब कोई राज नहीं था। जबकि स्कल नंबर A10,000 और A9999 ने भी टाइटन टीयर्स का म्यूटेंट्स पर जादुई असर देखा था। इसीलिए सोसाइटी ने उन्हें इस मामले को दबाए रखने का निर्देश दिया था, खासकर तब तक जब तक कि वे उस फेसलेस एंशिएंट को ढूंढ न लें और पुष्टि न कर लें कि उसके पास सचमुच हायर लेवल टाइटन टीयर्स फॉर्मूला है या नहीं। फिर भी नरभक्षी योजना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस अवधि के दौरान कुछ भी गलत न हो, सोसाइटी ने पहले अनकॉमन रीजन को फेसलेस एंशिएंट जैसे किसी अन्य वेरिएबल से साफ यानी क्लीन करने का फैसला किया। तभी वे कॉमन प्लेन्स की अन्य जमीनों की ओर अपनी खोज का दायरा बढ़ाएंगे। अगर उसके बाद भी वे फेसलेस एंशिएंट को नहीं ढूंढ पाए, तो इसका मतलब है कि वो बंदा उनकी सोच से कहीं ज्यादा काबिल है और शायद उनकी पकड़ से भाग गया है। हालांकि उस समय भले ही फेसलेस एंशिएंट ने किसी को इस जगह पर उनकी हरकत के बारे में सतर्क किया हो, वे अपना लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे इससे पहले कि कोई इसे गंभीरता से ले। आखिरकार ये जगह एक बंजर इलाका थी और कोई इसकी परवाह नहीं करता था जब तक कि इसका उन पर सीधा असर न पड़े। A10,000 ने टाइटन आयरन के एक छोटे ढेर को टाइटन टीयर्स में बदलते देखा और मुस्कुराया। ये इस जगह मौजूद टाइटन आयरन का आखिरी ढेर है, और इतना टाइटन टीयर्स बचे हुए पहली पीढ़ी के नरभक्षियों को उनके पीक और प्रजनन क्षमता तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद मुझे बस रेयर रीजन का दौरा करना है और इंटरमीडिएट कॉमन ग्रेड टाइटन टीयर्स बनाना है। इससे प्रगति तेज होगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे इससे पहले कि किसी को पता चले कि हम क्या कर रहे थे। बूम! ठीक इसी पल इमारत का बंद दरवाजा एक शक्तिशाली बल से उड़ गया, जिससे वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। कौन? A10,000 का चेहरा उतर गया और वो गुस्से में घुर्राया। किसकी हिम्मत हुई अंदर घुसने की? और वो गुलाम बाहर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को चोद रहे हैं। इस वक्त एक आकृति बेहद तेज रफ्तार से प्रकट हुई। उसने हुड वाला लंबा काला जैकेट पहना था और उसने ट्रोल्स को एक ही मुक्के से मारना शुरू कर दिया, जिससे उनके सिर के परखच्चे उड़ गए। जिस पल A10,000 ने इस आकृति और पोशाक को देखा, उसका चेहरा बदल गया। जब उस हुड वाली आकृति ने उसकी दिशा में देखा तो A10,000 की आंखें फैल गईं और उसका दिल कांप गया जब उसने वो बिना चेहरे वाला काला नकाब देखा जिसने हाल ही में उस पर एक खौफनाक छाप छोड़ी थी।
फेसलेस एंशंट, वो बदला लेने आया है। ये अचानक विचार उसके दिमाग में आया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कांच का जार उठाया और पीछे के निकास की ओर भागा और अपने शरीर से दरवाजा तोड़ दिया। वो फेसलेस एंशंट के अचानक यहाँ आने से पूरी तरह दहशत में था और उसके हुलिये से नहीं लग रहा था कि वो दोस्ताना यात्रा के लिए आया है। और तो और A9999 उसकी रक्षा के लिए यहाँ नहीं थी, इसीलिए उसके पास खदानों की दिशा में भागने और उम्मीद करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वो ट्रोल्स उस आदमी को तब तक व्यस्त रखेंगे जब तक कि वो खदान की भूल भुलैया में गहरे न चला जाए। वो ट्रोल गार्ड्स पहले से ही खून से लाल आंखों के साथ उस अप्रत्याशित घुसपैठिए से निपटने के लिए इमारत की ओर बढ़ रहे थे और A10000 जानता था कि ये बचने का इकलौता मौका है। इसके बाद उसे बस A9999 के आने का इंतजार करना है और फिर सोसाइटी द्वारा उसके निपटने के लिए भेजे गए उन वरिष्ठ सदस्यों को बुलाना है। बस इंतजार कर, एक बार वो तीनों आ जाएं, मैं तेरी खाल जिंदा उधेड़ दूंगा। क्या ऐसी बात है? हालांकि मजाक से भरी एक बेपरवाह आवाज ने A10000 के दिल की धड़कन बढ़ा दी, क्योंकि ये एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज थी। ठीक इसी पल, इससे पहले कि A10000 प्रतिक्रिया कर पाता, एक शक्तिशाली मुट्ठी ने उसके सिर के पीछे वार किया, जो किसी हथौड़े जैसा था। उसे तीखा दर्द महसूस हुआ, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरे में बदल गया। टाइटन टीयर्स का जार भी उसके हाथ से गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। मैं ये तोहफा ले लूंगा। जार अचानक उस व्यक्ति के हाथ से गायब हो गया। ये हमलावर नेचुरली जेकब था, अपनी सामान्य काली पोशाक और फेसलेस ब्लैक मास्क में। हैरिसन के साथ टायरेंट मैंशन छोड़ने के कुछ दिनों बाद वो सीधे अर्थिन किंगडम गया ताकि A10000 और A9999 के निशान ढूंढ सके, और उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी साफ था कि अर्थिन किंगडम किलर स्कल सोसाइटी के नियंत्रण में है, जिसका मतलब ये भी था कि शाही परिवार उनके नियंत्रण में है। इसीलिए जेकब ने सिर्फ शाही पैलेस का निरीक्षण किया और उसे शाही परिवार के असामान्य व्यवहार को नोटिस करने में देर नहीं लगी। अंत में उन ट्रोल्स ने उसे सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, जो इत्तेफाक से वही ट्रोल था जिससे वो लायन फॉरेस्ट की अंडरग्राउंड लैब में मिला था। उसने आसानी से उसकी आवाज़ से पहचान लिया। इसके बाद जेकब को बस उस बंदे को टॉर्चर करना था और उसने उसे A10000 और A9999 के ठिकानों के बारे में बता दिया, और साथ ही ये भी कि वे उन म्यूटेंट्स के साथ क्या कर रहे थे। हालांकि वो बस इतना जानता था कि उन म्यूटेंट्स को किलर स्कल सोसाइटी द्वारा नरभक्षी कहा जाता था और वे नरभक्षी योजना का हिस्सा थे। जहां तक नरभक्षी योजना के असली मकसद का सवाल था, वो ट्रोल नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था कि वे म्यूटेंट्स नरभक्षी योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। लेकिन जेकब को इस नरभक्षी योजना में कम दिलचस्पी थी। वो यहाँ कुछ खास दिल और खून इकट्ठा करने आया था। इसीलिए जेकब ने प्रधानमंत्री से निपटा और उन पैरासाइट जेम कंट्रोलर्स को नष्ट कर दिया, जो या तो उन पीड़ितों को मार देंगे या उन्हें सब्जी यानी अपाहिज बना देंगे। ये पूरे अर्थिन किंगडम को अराजकता में डाल देगा, जो वो चाहता था। इसके बाद वो सीधे यहाँ A10000 का अपहरण करने और A9999 और सोसाइटी द्वारा उससे निपटने के लिए भेजे गए अन्य सदस्यों के बारे में और जानकारी हासिल करने आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो A10000 का दिल और खून चाहता था, जो एक पीक कॉमन टीयर 12 था, और ये जेकब को उसकी ताकत में एक भारी बढ़ोतरी देगा। जेकब का पूरा प्लान उस पल से बहुत सरल था जब वो A10000 और A9999 से मिला था। वो उन दोनों को उनके दिल और खून के लिए मारना चाहता था, खासकर A9999 जो एक रेयर टीयर 1 थी, क्योंकि एक बार जब वो इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसे अपनी हार्ट प्रोग्रेस में एक बड़ा प्रतिशत मिलेगा, जिसमें आमतौर पर उसे कई साल और कई और दिल और खून लगते। इसीलिए उसने एक इंसान के रूप में अनकॉमन रीजन में रहने और ये देखने का फैसला किया कि क्या वो वास्तव में उन्हें और सोसाइटी द्वारा उसके पीछे भेजे गए लोगों को मार सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो उन प्रजातियों को और मारने की योजना बना रहा था जो 3 महाशक्तियों द्वारा यहाँ भेजी गई थीं, जब इंसानों ने उन्हें जेकब द्वारा उस दिन दी गई जानकारी के साथ सतर्क कर दिया था। वो मारता रहेगा जबकि इल्ज़ाम किलर स्कल सोसाइटी पर आएगा, और सोसाइटी शायद पहले उस पर शक करे, लेकिन फिर उनके पास दूसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी ताकत इतने कम समय में इतनी नहीं बढ़ सकती। भले ही उन्हें उस पर शक हो, उन्हें पहले नाराज संगठनों से निपटना होगा। हालांकि उसका प्लान पागलपन भरा था, लापरवाह भी, लेकिन जब तक वो पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, कोई उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। वो सब कुछ निगल लेने वाला था। सबूत के तौर पर कुछ पीछे छोड़ना तो दूर की बात है,
वो ये अनकॉमन रीजन को अपना शिकारगाह बनाने वाला था जब तक कि वो संतुष्ट न हो जाए। जहां तक लोकल लोगों की बात है, उसे परवाह नहीं थी भले ही वे सभी इन संगठनों के बीच गोलीबारी में मारे जाएं। इस वक्त एक आकृति तेज रफ्तार से जेकब के पास आई और बस उससे 1 मीटर दूर रुक गई। उसने जेकब की तरह ही कपड़े पहने थे और वैसा ही मुखौटा लगाया था। वो कोई और नहीं बल्कि हैरिसन था। जेकब हैरिसन को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, ये देखने के लिए कि A9999 यहाँ है या नहीं। अंत में वो नहीं थी, इसीलिए जेकब ने A10000 के भागने से पहले ही कार्रवाई कर दी। बेचारे हैरिसन को इसके बारे में पता नहीं था और न ही जेकब उसे बताने की योजना बना रहा था। हैरिसन की नज़रों में वे ट्रोल्स को साफ कर रहे थे और जेकब उसे नेतृत्व करके उसकी लड़ने की कला को निखार रहा था। जेकब ने हैरिसन से कहा, जो बेहोश लबादे वाले A10000 को उत्सुकता से देख रहा था, इसे उठाओ, हम वापस जा रहे हैं। निषिद्ध वन में कुछ मील दूर एक गुफा के अंदर जेकब ने हैरिसन से बेहोश A10000 को फर्श पर रखने को कहा और फिर आदेश दिया, जाओ और इस जंगल के हर ट्रोल का सफाया कर दो और फिर इस इलाके की गश्त करो। अगर कोई पास आए तो बिना पूछे मार डालना। ये तुम्हारा इनाम है, तुमने अच्छा किया, अब जाओ। उसने एक छोटी शीशी हैरिसन की तरफ फेंकी जो काले लिक्विड से भरी थी। हैरिसन ने उसे चमकती आंखों से पकड़ लिया और झुककर कहा, शुक्रिया माय लॉर्ड, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर वो जल्दी से जेकब का दिया मिशन पूरा करने निकल गया। जेकब की आंखों में एक अजीब चमक थी जब उसने उत्साहित हैरिसन को ट्रोल्स का शिकार करने जाते देखा। लेकिन जेकब वास्तव में बस उसे दूर भेजना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई देखे कि वो A10000 के साथ क्या करने वाला है। और हैरिसन को खुले में भेजना भी उसके प्लान का हिस्सा था। जेकब ने आग जलाई, सब कुछ तैयार था, यहाँ तक कि उसका नया बनाया हुआ डिस्टिलेशन उपकरण भी, जो पुराने वाले से छोटा लेकिन ज़्यादा एडवांस था। अपनी निजी गनस्मिथ वर्कशॉप में जेकब ने यहाँ आने से पहले सब कुछ तैयार कर लिया था। वो जानता था कि अगर उसे किलर स्कल सोसाइटी और 3 महाशक्तियों द्वारा भेजे गए शक्तिशाली सदस्यों का शिकार करना है, तो उसके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। उसे हर शिकार के साथ अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जेकब ने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि ये अच्छी तरह छिपी हुई थी और अर्धन किंगडम की राजधानी के करीब थी। आग तैयार करने के बाद वो अपनी तेज धार वाली छोटी तलवार के साथ A10000 की तरफ बढ़ा। चलो तुम्हें जगाते हैं। अगले ही पल जेकब ने अपनी तलवार A10000 के पैरों पर चला दी। A10000 ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी ताकत से चीखा। उसने अपनी कटी हुई टांगों को अपनी खून से लाल आंखों में दहशत के साथ देखा। अगर तुमने चीखना बंद नहीं किया तो मैं अगला तुम्हारा हाथ काट दूंगा। जेकब की बेपरवाह फिर भी परेशान करने वाली आवाज़ गूंजी। लेकिन A10000 उस भयानक दर्द के साथ चीखना कैसे रोक सकता था जिसने उसे लगभग पागल कर दिया था। लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ वो किसी तरह उसे दबाने में कामयाब रहा और इतना खून बहने से सुस्त महसूस करने लगा। जेकब फिर बोला, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो डार्क एल्फ कहाँ है और वो कब वापस आएगी, और वो 3 लोग कौन हैं जिनके बारे में तुम बड़बड़ा रहे थे, वे अभी कहाँ हैं और उनकी ताकत क्या है। अगर तुम्हारे जवाब ने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हें बिना दर्द के मार दूंगा, वरना मैं तुम्हें उस आग में फेंक कर जिंदा पका दूंगा। A10000 ने जेकब को दहशत भरी नज़रों से देखा, लेकिन वो जानता था कि मौत अटल है, इसलिए उसने मुश्किल से कहा, वाह, वह ऑरेट किंगडम के सिल्वरवुड फॉरेस्ट के पश्चिम में एक झरने के पीछे एक गुप्त लैब में है, नर भक्षियों पर प्रयोग कर रही है। वह टाइटन टीयर्स लेने 2 दिनों में आएगी। 3 सीनियर सदस्यों की जानकारी सिर्फ A9999 को है और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उनमें से एक 3 डिजिट स्कल है, जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, रेयर टीयर 6 प्रजाति। अब मुझे मार डालो और मैं दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। A10000 ने जेकब को पागलपन और नफरत से देखा, जैसे वो इस बार नहीं बच पाएगा। जेकब हालांकि भावहीन रहा और सिर हिलाया। तुम्हें शायद उस तरफ हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां कभी नहीं आऊंगा। अगले ही पल जेकब की तलवार एक काली लकीर में बदल गई और A10000 की गर्दन से गुजर गई। उसने उसे एक दर्द रहित मौत दी। जब A10000 का सिर जमीन पर लुढ़का तो उसके चेहरे से नकाब गिर गया और एक शेर जैसा चेहरा दिखाई दिया जिसमें थोड़े इंसानी लक्षण थे। लायन हेड ऑर्क सचमुच। जेकब ने इस प्रजाति का हुलिया याद कर लिया, क्योंकि भविष्य में उसे उनसे कुछ नहीं मिलने वाला था। बिना देरी किए उसने A10000 का सीना चीर दिया और उसका दिल बाहर निकाला और फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। वो जानता था कि उसका समय कम है और A9999 का शिकार करने से पहले उसे अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है।
क्योंकि उसे अर्थन किंगडम की स्थिति नोटिस करने और क्या हुआ ये देखने आने में अभी कुछ समय लगेगा। वो A10000 द्वारा दी गई 2 दिन की समय सीमा पर पूरी तरह विश्वास नहीं करेगा। फिर उसने A10000 की खाल उतारी और उसने उसकी खाल को एक बनियान बनाने के लिए रखने का फैसला किया, क्योंकि ये उसके टाइगर बुल की खाल से ज़्यादा मजबूत थी। जल्द ही बिना आंतों वाला A10000 आग के ऊपर सीख पर चढ़ गया और वो हार्ट एसेंस के साथ खाने के लिए तैयार होने वाला था। जेकब संतुष्टि से मुस्कुराया जब उसने हाई टियर मांस और हार्ट एसेंस दोनों को तैयार होते देखा, और उसे लगा कि रुकने का उसका फैसला वास्तव में सही था। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। पिछली बार उसने इमॉर्टिका को तब बुलाया था जब उसने A10000 और A9999 की प्रजातियों और रैंक के बारे में पूछताछ की थी। जैसे ही वो प्रकट हुई, उसने हा 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 की एक श्रृंखला देखी और तुरंत परेशान महसूस किया। जेकब ने उसकी बेतुकी हंसी को नज़रअंदाज किया और पूछा, ये कॉमन टियर 12 मुझे कितना प्रतिशत देगा, फिर रेयर टियर 1? जेकब तैयार रहना चाहता था अगर परसेंटेज उसकी टाइटन टियर्स की सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो। अभी अपने जार और A10000 से मिले जार के साथ उसके पास 8000 से ज़्यादा टाइटन टियर्स की बूंदें थीं, जो 100% तक बनाए रखने के लिए काफ़ी थीं। क्योंकि पिछली बार 50% पूरा होने पर एक बूंद ने उसकी भूख 1% कम कर दी थी। अगर 60% पर ये 2 बूंदें प्रति 1% ले और अगर वो इसी गुणवत्ता का मांस जोड़े तो 100% हार्ड प्रोसेस हासिल करना संभव होना चाहिए। इमॉर्टिका ने जवाब दिया, हा हा हा, और मुझे लगा कि तुम इस सुनहरे अवसर से भाग जाओगे, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लायन हेड ऑर्क तुम्हारी मौजूदा प्रोग्रेस रेट में लगभग 16 या 19% जोड़ेगा। ये तुम्हें 68 या सीधे 70% तक ले जाएगा। फिर अगर तुम उस डार्क एल्फ का शिकार करते हो तो उसे तुम्हें 20% से ज़्यादा प्रोग्रेस रेट देना चाहिए। लेकिन एक चेतावनी के तौर पर, अगर तुम एक रेयर स्पीशीज़ हार्ट एसेंस इंजेक्ट करते हो तो कॉमन टियर स्पीशीज़ का हार्ट एसेंस अब तुम पर कोई असर नहीं करेगा। इसका मतलब है तुम्हें बची हुई प्रतिशत को किसी और रेयर टियर प्रजाति के साथ पूरा करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और शिकार आ चुके हैं। हा हा हा। जेकब की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने ये पढ़ा और वो कहे बिना नहीं रह सका। क्या होगा अगर मैं पहले म्यूटेंट्स का हार्ट एसेंस एब्जॉर्ब कर लूं और फिर डार्क एल्फ का? तो क्या ये उसके हार्ट एसेंस के परसेंटेज को प्रभावित करेगा? हर बार जब तुम 10% की सीमा पार करोगे, उसके हार्ट एसेंस का असर 5% कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर वे म्यूटेंट्स एक ही तरीके और जीन से बनाए गए थे, सीधे शब्दों में अगर वे म्यूटेंट्स मान लो इंसानों और हॉब्ट्रोल्स से बनाए गए थे, तो उनके हार्ट एसेंस में से एक को एब्जॉर्ब करने के बाद उसी जीन स्ट्रक्चर वाले दूसरे म्यूटेंट्स अब तुम पर काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन जोकरों ने अनोखे कॉम्बिनेशंस के साथ म्यूटेंट्स बनाए हैं तो वे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस लायन हेड ऑर्क के हार्ट एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद कॉमन टियर 9 या उससे नीचे का प्रभाव तुम्हें मैक्सिमम 3 या 4% ही देगा। तो मेरा सुझाव है कि और वक्त बर्बाद मत करो और चिंता करना बंद करो। एक बार जब तुम 90% की प्रोग्रेस रेट तक पहुंच जाओगे तो तुम्हारी ताकत रेयर टियर 4 या 5 के आसपास होनी चाहिए, और अगर तुम मिश्रण में 9x एक्सेलरेशन जोड़ दो तो तुम एक रेयर टियर 9 को चूटी की तरह कुचल सकते हो। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने ये पढ़ा और वो इमॉर्टिका के सुझाव के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि उसे 3x एक्सेलरेशन को भी कंट्रोल करने का भरोसा नहीं था। 9x तो दूर की बात थी, उसकी सीमा 2x थी। खैर, मैं 90% तक पहुंचने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। मुझे डार्क एल्फ से काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, और अगर मैं सचमुच उस ग्रुप के किसी सदस्य का शिकार कर सकूं तो मैं संकोच नहीं करूंगा। इस तरह मैं बिना जान जोखिम में डाले बहुत जल्दी निकल सकता हूं, जेकब ने सोचा। इस नए खुलासे ने जेकब के सामने और रास्ते खोल दिए, और उसने पाया कि उसे अब कलह बोने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो अभी भी नहीं जानता था कि कर्स्ड हार्ट इमरजेंस के दूसरे लेवल को पूरा करने के बाद कौन सा चरण आएगा, इसलिए सतर्क रहना बेहतर है। कुछ घंटों बाद हार्ट एसेंस तैयार हो गया और मांस पक गया। बिना और देरी किए जेकब ने एक कॉमन टियर 12 प्रजाति का गर्म हार्ट एसेंस इंजेक्ट कर लिया। जैसे ही हार्ट एसेंस उसके दिल में समाया, हार्ट रेट अचानक बढ़ने लगा और उसे लगा कि उसका खून जलने लगा है, स्कॉर्चिंग हॉट। कुछ ही सेकंड्स में जेकब 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश करने की कगार पर था। उसने जल्दी से अपनी नसों को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहा, जो बेहद तकलीफदेह और मुश्किल था। लेकिन वो किसी और से बेहतर जानता था कि अगर उसने नियंत्रण नहीं किया तो ये बेहद खतरनाक होगा, अगर उसकी हार्ट रेट बिना किसी रोक टोक के बढ़ती रही तो। हालांकि उसने कॉमन टियर 12 प्रजाति के हार्ट एसेंस को कम आंका था और वो 5 मिनट में 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश कर गया
और उसकी हार्ट रेट अभी भी बढ़ रही थी। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।